अस्सलाम नाज़रीन, शहर औलिया मुल्तान से प्रोग्राम आवाम तक लेकर मैं आपका मेज़बान अंजुम पिताफी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, शहर औलिया मुल्तान दुनिया का कदीम तरीन ज़िंदा शहर है। सदियों से आबाद इस शहर की अपनी रिवायात हैं, इस शहर की अपना कल्चर, अपनी सकाफ़त है। ये शहर चूँकि सदियों से आबाद है और इसका जो अंदरून शहर का इलाका है वो एक तरफ खासा गुंजान आबाद तो है ही, लेकिन तारीख़ी तौर पर भी अपनी एक अलग अहमियत और शनाख्त रखता है। नाज़रीन, किसी भी शहर की कदामत उसकी तारीख़ी हिस्से का, तारीख़ी विरसे का हिस्सा हुआ करती है, लेकिन उस तारीख़ी विरसे को महफूज रखने के लिए बहुत से इक़दाम करने की ज़रूरत होती है। बदकिस्मती से शहर औलिया मुल्तान की जो इंतज़ामिया है, यहाँ के जो इदारे हैं, उन्होंने इस शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए तो कोई किरदार अदा नहीं किया। उसके साथ साथ दूसरा जुल्म ये भी हुआ इस शहर और इस शहर के वासियों के साथ कि यहाँ पे जो कदीम तारीख़ी इमारत हैं, जो कदीम इलाके हैं, उनकी हिफाजत के लिए भी किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से शहर औलिया में आए रोज़ हादसात जो है वो मामूल बनते चले जा रहे हैं। गुंजान इलाके हैं, तंग गलियां हैं, बिल्कुल तंग तंग रास्ते हैं और इन तंग रास्तों के अंदर छोटी छोटी ज़मीनों पे छोटे छोटे रकबे के ऊपर कई कई मंजिला इमारत जो हैं वो मौजूद हैं। 6-6 मंजिला इमारत भी हमें जो है वो देखने को मिलती हैं। 7-7 मंजिला इमारत भी 1-1.5 मरले की जो जगह है उसके ऊपर देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से हादसात का होना जो है वो उसके असरात, उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे ही गुज़िश्ता दिनों भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया मुल्तान के इलाके बेली गेट में, जहाँ पे एक घर है जो वो मुनहदम हुआ और उसके मुनहदम होने की जो वजह है यकीनी तौर पे वो ये है कि वहाँ पे आतिशबाज़ी का सामान तैयार किया जा रहा था। आतिशबाज़ी के सामान अंदरून शहर की इन तंग गलियों में अरसा दराज से बनाए जा रहे हैं और इनको रोकने के लिए हुकूमती सतह पर किसी किस्म के कोई इक़दाम नज़र नहीं आते। ना तो ज़िले इंतज़ामिया अपना किरदार अदा कर रही है और ना ही पुलिस जो है इन कार्रवाइयों को रोकने में किसी हद तक या मुकम्मल हद तक कामयाब हो सकी है। इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर देखने को मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से प्रेस रिलीज़ेस ज़रूर जारी की जाती हैं, कागज़ी बयानात तक तमाम मामला जो है देखने में आया कि वो महदूद रहते हैं, लेकिन शहरियों को, उनकी जान को, उनके माल को महफूज बनाने के लिए इक़दाम नहीं किए जा सके। इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में 7 कीमती जानें जो हैं वो ज़ाय हुई हैं, 6 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। एक ही घर में इतने जनाजे उठे हैं और उसकी वजह से यकीनी तौर पे उन घर वालों के लिए तो एक क़यामत सुगरा का मंजर था ही था, लेकिन अहले इलाका के लिए भी खौफ व हिरास का ये सबब बना। ये वाक़या क्यों पेश आया और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात ना हो सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि हम मुताल्लिका इदारों से बात करें। आज के प्रोग्राम में हम मुताल्लिका इदारों से बात करेंगे। फौरी तौर पर रेस्क्यू ने अपना ऑपरेशन यहाँ पे जो है वो शुरू किया था। रेस्क्यू एहलकारों को इस ऑपरेशन के दौरान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो भी आपके सामने रखेंगे। पुलिस हुकाम से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़या क्यों पेश आया, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए वो अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। इसीलिए कुछ शहरियों से बात करेंगे, अहले इलाका से बात करेंगे कि ताकि मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा ना हो सकें। आप हमारे साथ रहिएगा, आपको लिए चलते हैं उस इलाके में जहाँ पे ये वाक़या हुआ है वहाँ पे, और उसके साथ साथ दीगर इदारों के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, अहले इलाका से। जी नाज़रीन, मुल्तान में मौजूद हैं और मुल्तान के अंदरून शहर में मौजूद हैं। जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि मुल्तान को दुनिया के कदीम तरीन ज़िंदा शहर होने का एजाज़ हासिल है, तो उसी हिसाब से इसकी आबादी तो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी, लेकिन अंदरून शहर का जो इलाका है वहाँ के जो मकीन है वो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर ऐसी बहुत सी इमारत मौजूद हैं जो बहुत तारीख़ी अहमियत की हामिल भी हैं, बहुत कदीम भी हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोगों की ज़ाती रिहाइशगाहें हैं वो मौजूद हैं और इन ज़ाती रिहाइशगाहों के अंदर जो कारोबार है, जो उनके रोज़गार का सिलसिला है, उसका सिलसिला भी यहाँ पे जारी रखा जाता है। गुज़िश्ता दिनों मुल्तान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक मकान जो है वो आतिशबाज़ी के सामान की वजह से नीचे गिरा, उसमें कई इंसानी कीमती जानें भी ज़ाया हुई। उसी जगह पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ वहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये मकान कितना पुराना था और यहाँ पे कितने लोग रिहाइश पजीर थे और ये वाक़या हुआ कैसे। सर, ये यहाँ 2 भाई रहते थे, एक भाई नीचे और एक भाई ऊपर। जो भाई नीचे रहता उसकी तो बेचारे की डेथ हो गई है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, वो छोटा सा उसका बच्चा है। तो जो भाई ऊपर रहता था उसकी यानी कि वाइफ चली गई इसी हादसे में, उसकी बेटी चली गई। अल्लाह ताला ने बेटे बचाए हैं, वो बाहर था, तो घर होते तो शायद वो भी चले जाते। अल्लाह ने करम किया इन पे। तो ये एक बहुत खौफनाक था, मोहल्ले में खौफ बना पैदा हुआ है। बच्चे सहमे हुए हैं, घर वाले बड़े छोटे सब सहमे हुए हैं। तो मज़ा नहीं आया मसलन कि ये दुख हुआ हमें इस
बात का इंतहाई शदीदनाक ये वाक़या हुआ है, जिससे हम बहुत हमसाए और इलाके के लोग जो ना सहम गए हैं। तो अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे, और जो मर गए हैं, जो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। ये मुझे बताइएगा कि ये जो मकान है, ये आप यहाँ रहते हैं, आप जाहिर है, ये कितना पुराना था? और यहाँ पे ये बताइए कि ये कितना पुराना था, और दूसरा ये भी बताइएगा कि यहाँ पे ये जो आतिशबाजी का सामान है, ये कितने अरसे से बनाया था? यार ये थोड़ा बहुत था, बहुत पुराना मकान है ये। इतना यानी कि जितना यानी कि यहाँ बरूद चल चुका है ना, इतना हमारे सोच चौकों से ज़्यादा था। हमें तो ये पता था कि थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन वो मसलन के ज़्यादा निकल आया। क्या से इन्होंने स्टॉक किया है, या कोई मसलन के सेल नहीं हो सका, या कोई भी इशू हुआ है, लेकिन ज़्यादा यानी कि हुआ है, ज़्यादा हुआ है, नुकसान तो हो गया। तो आप समझते हैं कि इस इलाके में और भी कुछ ऐसे मकामात हो सकते हैं जहाँ पे इस किस्म का काम हो रहा है? बतौर महल्लेदार, बतौर इलाके वाले, आप इस किस्म के जो वाक़यात हैं घरों के अंदर आतिशबाजी का सामान बनाने की, तो महल्ले वालों ने कुछ सोचा है कि अब वो बाकियों को रोकेंगे और इस तरह का काम? आप खुद भी कह रहे हैं, काफ़ी उन्होंने कोशिश की है, पहले बहुत ज़्यादा कोशिश की है। काफ़ी अर्से से देख रहे थे कोई उनका कोई काम सेट हो जाए तो इससे जो ना छुटकारा कर लें, इसे छोड़ दें, लेकिन वो बच्चे थोड़ा वो कर रहे थे। जो मरने वाला था ना, वो मसलन को इसके अलावा कोई कर नहीं सकता था, वही उसी की ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो वो मसलन के भी अब अल्लाह को प्यारा हो गया, आगे उम्मीद है कि ये लोग नहीं करेंगे, तो वो कह भी रहे हैं। बाकी उन्होंने मसलन कि बहुत अच्छा यानी कि मोहल्ले में एक रवैया था उनका, कोई बदतमीज़ी नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। अब ये ठीक है, हुआ है चांस, तो अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे, हमें भी मसलन के जो ना ये इस सुकून में रहने की तौफीक दे। इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए नाज़रीन बहुत ज़रूरी है कि घरों के अंदर जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर एक तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो रोकी जाएँ, और दूसरा ये ख़तरनाक काम आतिशबाजी का, फायर वर्क्स का जो काम है, ये इंतहाई ख़तरनाक है। और ये साबित भी हो गया मुल्तान में होने वाले इस वाक़े से कि आपकी ज़रा सी गफलत, आपकी ज़रा सी लापरवाही बहुत सी कीमती इंसानी जानों के ज़िया का सबब बन सकती है। नाज़रीन, हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ हादसा पर एक और इलाका मकीन है हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि ये वाक़या हुआ कैसे, उनको खबर कैसे हुई, और इन वाक़यात की रोकथाम के लिए वो क्या समझते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या हुआ था यहाँ पे? सर जी, रात तकरीबन 10:30 पौने 11 का टाइम था। हम सोए हुए थे, सारा अहले मोहल्ला सारा, ऐसी आवाज़ आई है यकदम जैसे जलजला आ जाता है, ब्लास्ट हुआ, बड़े आग दूर तक गई है आग। फिर ऐसे आग निकली, चीखों पुकार शुरू हो गई है। जब हम बाहर निकले तो देखा ये बिल्डिंग गिरी पड़ी है, काफ़ी नुकसान हो लोगों के। आप देख रहे कच्चे से मकान है पुराने, सबके गिरे पड़े हैं। ऐसे काम शहरी इलाकों में नहीं होने चाहिए, दूर दराज के नाम खुले इलाकों में, कच्चे इलाकों में होना चाहिए, जिससे नुकसान भी ना हो। ऐसे कई जानों को नुकसान हो, कई इमारतों बेचारे गरीब हैं, क्या करेंगे ये? अल्लाह इन सबको मान में रखे, बाकी अल्लाह इनको भी अपनी। ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, ये जो इलाका है यहाँ पे ये जो इस किस्म का काम है, आतिशबाजी का काम है, कहीं और भी होता है? और अगर होता है तो आप चूँकि रहते हैं इलाके में, आप लोगों ने रोक के नहीं है कि यार ये काम नहीं होना? हम भी इधर अभी थोड़ा सा ही हुआ है, आए हुए इधर, हमने नहीं देखा, ये सुना था ये थोड़ा सा चना मास्टर आते थे बस, तो ये हमें पता था, देख रहे थे। और ये फिलहाल हमने यहाँ कहीं नहीं देखा इसको, तो इस इलाके में। अब इलाके वालों ने ये सोचा है कि अब वो सारे मिलके इस किस्म के वाक़यात के रोकने के लिए कोई किरदार अदा करें? वो कह रहे हैं भाई, कोई रहने नहीं देना इधर, कोई भी ज़रा भी हुआ एक्शन लेंगे, हम बना के देंगे कि ना 15 पे कॉल करेंगे। ठीक है, 15 पे कॉल करना एक अलग, एक हर शहरी का हक है, लेकिन ये जो वाक़यात हैं इनकी रोकथाम के लिए एक मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है। बहरहाल एक ऐसी हिकमत अमली बनाने की अशद ज़रूरत है जिससे इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम हो सके। जी नाज़रीन, हम दिल्ली गेट के इलाके में मौजूद हैं जहाँ ये वाक़या रूनुमा हुआ। वाक़या रूनुमा होने के बाद जहाँ रेस्क्यू इदारे फौरी तौर पर वहाँ इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुँचते हैं, तो वहीं पर हमारे जो साथी दोस्त हैं वो भी वहाँ पर पहुँचते हैं उसको रिपोर्ट करने के लिए। उन्होंने यहाँ पर क्या देखा, इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल रही, और इस किस्म के वाक़यात यहाँ क्यों रूनुमा हो रहे हैं, इस सबको हम जान लेते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, नुमान भुट्टा साहब। भुट्टा साहब से जानते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था और ऐसे वाक़यात कैसे रोके जा सकते हैं। ये रात गए का वाक़या है। रात के वक्त ये वाक़या रूनुमा हुआ। अहले इलाकों को तब पता लगा जब आतिशबाजी के सामान के धमाके की वजह से
एक जलजला नुमा इलाके को फील हुआ और अहले इलाका मौका पर पहुंचे। उन्होंने जब देखा कि इमारत मुहदम हो चुकी है और इमारत के अंदर से धमाके हो रहे हैं, आतिशबाजी का जो सामान है वो फट रहा है, उसके नतीजे में जो धमाके हो रहे हैं उससे आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंच रहा है। रेस्क्यू को इतला दी गई, रेस्क्यू वर्कर्स मौका पर पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू का अमल शुरू किया। इब्तदाई तौर पर 4 लाशें जो है इस मलबे से निकाली गई और उसके अलावा 6 जख्मियों को निकाल कर निस्तर हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। ताहम रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और शाम के वक्त जाकर अगले दिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया और कहा गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। मलबा उसी जगह मौजूद रहा। 2 दिन बाद 3 दिन बाद अहले इलाका को इस मलबे से बदबू सी आने शुरू होती है ताफून की। तो उन्होंने जब देखा कि इस मलबे में मजीद लाशें भी मौजूद हैं, उन्होंने रेस्क्यू काम को और इंतजामिया को इतला दी। रेस्क्यू वर्कर्स दोबारा पहुंचे और ये ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया गया और मजीद 3 लाशों को निकाला गया 1.5 दिन की जो है मेहनत के बाद, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद। बिल्कुल ठीक है, 3 दिन की मेहनत के बाद दोबारा से लाशें निकाली गई। बड़े साहब ये भी बता दीजिएगा, हम भी इसी मुल्तान शहर को देख रहे हैं और आप भी इसी इलाके में, इसी शहर में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसी तो बहुत सारी इमारत मुल्तान में मौजूद हैं। आपको नजर आता है कि ज़िले इंतज़ामिया और दीगर जो इदारे हैं वो ऐसे वाक़यात मुस्तक़बिल में ना हो, उनकी रोकथाम करते कहीं नज़र आ रहे हैं आपको? ये पहला वाक़या नहीं है मुल्तान में, ये अपनी किस्म का पहला वाक़या नहीं है। हम देखते हैं कि गुज़िश्ता 3 से 4 साल के दौरान मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हुए हैं जो खस्ता इमारतें हैं, जो कदीम इमारतें हैं शहर की, और 3-3, 4-4 मंजिला, 6-6 मंजिला इमारतें हैं, 1-1, 1.5 मरला पर ये तमीर शुदा इमारतें हैं, वो गिरती हैं। उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से फर्जी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। कुछ इमारतों को सील किया जाता है, कुछ इमारतों को नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, नोटिस जारी किए जाते हैं कि आप जल्द अज जल्द ये इमारतें खाली कर दें, मकीनों को कहा जाता है। तो हाँ, ये कार्रवाइयाँ सिर्फ चंद महीनों तक ही रहती हैं। उसके बाद दोबारा से जो इंतजामिया है वो ख्वाब खरगोश के मदे लूटती है और आम जो मकीन है उसी तरह इन इमारतों में मरने के लिए रह जाते हैं। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि इंतज़ामिया अगर सीरियस होकर काम करे, खासकर ज़िले इंतज़ामिया का बुनियादी फ़र्ज़ है, ज़िले इंतज़ामिया अगर संजीदगी का मुजाहरा करे और ऐसी ख़तरनाक जो इमारतें हैं उनको या तो खाली कराया जाए और या उनको तामीर नौ किया जाए ताकि वहाँ के मकीन भी महफूज रह सकें और इस शहर के जो लोग हैं वो तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। जी नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं शहर औलिया मुल्तान के हवाले से, और मुल्तान को चूँकि मैंने पहले अर्ज़ किया कि दुनिया के कदीम तरीन ज़िंदा शहर होने का एजाज़ हासिल है, तो उस हवाले से इसके जो अंदरून शहर के इलाके हैं वहाँ पे अगर खुदा न खास्ता कोई मिसहैप होता है, जैसा कि अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है, तो उसमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इदारों को। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। रेस्क्यू 1122 का इदारा ऐसा है जो हर किस्म की मुश्किल में, जिसने हमेशा लब्बैक कहा है, वो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हादसा हो, किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल जब बनती है तो ये वो इदारा है जो हमेशा से आवाम की खिदमत के लिए मौजूद रहता है। लेकिन इस इदारे को दरपेश जो मसाइल हैं, ख़ासकर उस सूरत में जब गलियाँ, जैसे मुल्तान शहर की गलियाँ बहुत तंग हैं और ये जो दिल्ली गेट का वाक़या हुआ है, आतिशबाजी के सामान की वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिरी है और उसमें कीमती इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाये हुए हैं। इस सारे सूरत हाल में रेस्क्यू का इदारा रिस्पॉन्ड कैसे करता है, इन मुश्किलात का सामना कैसे करता है, और ज़ाहिर है यकीनी तौर पे इनकी कोशिश तो ये होती है कि इंसानी जानों को महफूज बनाया जा सके। और उस सूरत हाल में जहाँ पर इमदादी टीमों का पहुँचना मुश्किल हो, मशीनरी का पहुँचना मुश्किल हो, तो रेस्क्यू का इदारा क्या तरीक़ाकार इख्तियार करता है। इस हवाले से हम मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि इस ऑपरेशन को कैसे पाया तकमील को पहुंचाया गया और जो मुश्किलात सामने आई उनका सद्दबाब कैसे किया गया। इस हवाले से डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइएगा कि मुश्किल काम था, तंग गलियाँ हैं, आपने रिस्पॉन्ड कैसे किया, आपके इदारे ने रिस्पॉन्ड कैसे किया और किस अंदाज में आपने लोगों की मदद की और वहाँ से जो सामान है उसको बाहर निकाला? जी, अंदरूनी शहर जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता है वहाँ पे एक्सेस करना, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं, जो हमारे पास वसाइल मौजूद हैं उनकी मौजूदगी के साथ हम वहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं हमेशा। और ये जो वाक़या वहाँ पे भी हमारा रिस्पॉन्स था, प्रॉम्प्ट था वहाँ पे, लेकिन कंजस्टेड इलाका था वहाँ पे। ज़ाहिर है जब वहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो वहाँ पे हैवी मशीनरी भी चाहिए होती है डेब्री को मूव करने के लिए।
لیکن وہ ظاہر ہے اتنی تنگ گلیاں تھیں وہاں پہ ایکسیس نہیں ہو پا رہی تھی، تو سارا جو کام تھا وہ مینولی کیا گیا. لیکن جو کنجسٹڈ علاقے ہیں وہاں پہ ایکسیس تو ظاہر مشکل ہوتی ہی ہے، لیکن یہ ساتھ میں لو ہینگنگ وائرز بھی ہوتی ہیں، اور دوسرا بھی آپ وہاں پہ ایمبولینس نہیں جا سکتی، فائر بریگیڈ وہاں پہ اس کی انٹری نہیں ہو سکتی. تو اسی کنسیپٹ کو لیتے ہوئے کنجسٹڈ ایریا کے اندر رسپانس کرنے کے لیے ہمارے جو سیکرٹری صاحب ہیں ڈاکٹر زمان رسی صاحب، ان کا یہ ویژن تھا کہ ہر جو ڈور اسٹیپ ہے وہاں تک ہماری ایکسیس ہونی چاہیے. تو اسی لیے موٹر بائک ایمبولینس کا کنسیپٹ جو ہے نا وہ لایا گیا. تو اب یہ الحمدللہ یہ کہ جو میڈیکل کی ایمرجنسیز ہیں یا روٹین کی ایمرجنسیز ہیں یا مائنر سرجیکل ایمرجنسیز ہیں وہاں ہم ایزیلی ان کے ڈور اسٹیپ تک اپروچ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ بلڈنگ کلیپس آ جاتی ہے، فائر ایمرجنسیز آ جاتی ہیں، اس قسم کی جو ایمرجنسیز ان کنجسٹڈ ایریاز کے اندر ہوتی ہیں تو وہ ایک چیلنج ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے وہ اپنی اسٹریٹجی کو ریوائز کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. تو میں چاہوں گا کہ یہ جو ادھورنی سٹی جو ہے ایریاز ہیں وہاں پہ اگر فائر ہیڈرنٹ کی جو تنصیب اگر وہاں پہ عمل آ سکے تو یہ فوری طور پہ وہاں پہ جو ہے اس کی موجودگی کے اندر فائر ہیڈرنٹ اگر لگا ہوا ہے وہاں پہ، اب وہاں پہ سمپلی ایک فائر آپ نے ہوز لگانا ہے اور فائر فائٹنگ آپ نے اسٹارٹ کر دینی ہے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں اگر ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اس کو ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی اس حوالے سے مطلب کافی ایکٹیو ہے، ڈی سی صاحب بھی ہمارے ماشاءاللہ اس حوالے سے ان کا بھی کافی ویژن ہے. اس حوالے سے ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو ہوپ فلی کہ اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو فائر ایمرجنسیز کم از کم ان کو کنٹرول کرنے میں کافی مدد آ سکتی ہے. نہ صرف یہ کہ کنجسٹڈ ایریا کے اندر جو کمرشل ایریاز ہیں وہاں پہ بھی اس کی بڑی ضرورت ہے فائر ہائیڈرنٹ کی. تو انٹرنیشنلی یہ اسٹینڈرڈس ہیں، تو یہ ان کا ان پلیس اگر ہو جائیں تو اس میں ایک تو رسپانس بھی پرومپٹ ہو جائے گا اور یہ کہ آپ ایزیلی اس ایمرجنسیز کو جو ہے وہ رسپانس کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہو جائیں تو آسان ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ یہ جو اسپیشل ابھی ایک واقعہ ہوا ہے ریسنٹلی ہوا ہے، آتش بازی کے سامان کی وجہ سے پوری کی پوری بلڈنگ نیچے آئی ہے، اس آپریشن میں آپ کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ، اور کیسے یقینی بنایا آپ نے اتنے کم وسائل کے باوجود، اتنی تنگ گلیوں کے باوجود؟ یہ یقینی طور پہ قابل ستائش کام ہے اور آپ کا محکمہ، آپ کا ادارہ اس حوالے سے یقیناً تعریف کا مستحق ہے. تھوڑا سا اس آپریشن کے حوالے سے بتائیے. اور خاص کر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اندرون شہر جو ہے وہاں پہ آتش بازی کا جو سامان ہے وہ ظاہر ہے نہیں ہونا چاہیے، ایک علیحدہ سی بات ہے، یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے دیکھنا ہے اور دیگر اداروں نے دیکھنا ہے. آپ کے ادارے نے اس صورتحال میں رسپونڈ کیسے کیا اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی میں رات 10:47 پہ کال موصول ہوئی تھی اس کی، تو ہمارا فوری طور پہ ہمارا رسپانس ہوا فائر وہیکل کے ساتھ، ایمبولینسز کے ساتھ. تو وہاں پہ پوری جو بلڈنگ تھی وہ کولیپس ہو چکی تھی. وہاں پہ ایکسیس کرنا بھی آسان نہیں تھا لیکن ایکسیس ہماری ہو گئی وہاں پہ. لیکن یہ سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں پہ فائر ورکس جو بنائے جا رہے تھے وہاں پہ ان کی موجودگی جو ہے بہت بڑا ایک وہاں پہ ہیزرڈ تھا. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم نے آپریشن وہاں پہ اسٹارٹ کی تو آدھے گھنٹے کے بعد وہاں پہ ایک سیکنڈری بلاسٹ بھی ہوا وہاں پہ، اور ہمارا ایک نوجوان جو اس میں مائنر زخمی بھی ہوا. لیکن الحمدللہ ہم نے وہ سیفٹی پریکاشنز لیے ہوئے تھے. سیفٹی انہوں نے جو ہے وہ پورا گیجٹ اور گیئر انہوں نے استعمال کیا ہوا تھا، ہیلمٹ وغیرہ پہنے ہوئے تھے، باقی چیزیں بھی تھیں. اسی لیے الحمدللہ وہ کسی گریو انجری سے بچ گئے ہیں. لیکن یہ سیکنڈری بلاسٹ کے بعد جو ہے وہ ایک خوف کی فضا پیدا ہو گئی تھی. تو لیکن یہ کہ ہمارے لڑکوں نے وہاں پہ جو ہماری ٹیمز ہیں انہوں نے اپنا کام وہاں پہ جاری رکھا، اور وہاں پہ جو ڈیبری کی جو ملبہ تھا اس کو ہٹانے کا جو عمل ہے وہ ہمیں بڑی احتیاط سے کرنا پڑا، اور سارا کام جو ہے ہمیں مینولی کرنا پڑا کیونکہ وہاں پہ ہیوی مشینری کی ایکسیس نہیں ہو پا رہی تھی. تو اسی لیے سارا کام جو ہے وہ کسیوں، بیلچوں اور چھوٹے جو چپنگ ہیمر ہیں اس کے ساتھ اس کو ٹکڑے کر کے کنکریٹ کو اس کو ہٹایا گیا. اس کے بعد پھر ہائیڈرولک کٹر کی مدد سے جو سریوں کا جال تھا اس کو کاٹا گیا اور ساری وہاں پہ ایکسیس کی گئی. اور یہ جو 7 ڈیڈ باڈیز کو وہاں سے نکال کے منتقل کی گئی ہے، اور 6 لوگوں کو جو ہے وہاں سے جو زخمی تھے ان کو نشست ہسپتال جو ہے منتقل کیا گیا. لیکن یہ وہاں پہ جو اس کی موجودگی تھی، اس آتش گیر مادے کی جو موجودگی تھی وہ ایک مسلسل ایک خطرہ تھا ہمارے لیے. لیکن یہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ہمارے پاس بھرپور سپورٹ تھی، پولیس بھی وہاں پہ موقع پہ رہی، سول ڈیفینس، باقی پورے جو ڈپارٹمنٹس تھے وہ وہاں پہ موقع پہ رہے ہیں، اور الحمدللہ بڑے سیفلی اور اسموتھلی بڑا اچھا کام ہوا. لیکن یہ کہ تھوڑا سا اس میں یہ احتیاط کا ایک تھا، ایک مطلب احتیاط کو ہم نے دیکھنا تھا کہ احتیاط سے کرنا ہے. کوئی خدا نہ خاصا کوئی جس طرح مٹیریل وہاں پڑا تھا اور بلاسٹ بھی وہاں پہ ہو سکتا تھا، اس کو بھی ہم نے دیکھنا تھا. اور یہ کہ اس کی جو ڈیبری کی موومنٹ تھی وہاں سے تنگ گلیوں کی وجہ سے وہ تھوڑی مطلب ہے سلو تھی، کیونکہ رستے اتنے کشادہ نہیں تھے کہ وہاں پہ ویل بیروز کے ساتھ اور لیبر کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرنی تھیں. اگر ہیوی مشین کی وہاں پہ ایکسیس ہوتی تو یہ کام بہت جلدی ہو سکتا تھا. لیکن ظاہر ہے کنجسٹڈ ایک ایکسیس تھی، اس لیے تھوڑا سا اس میں ٹائم زیادہ لگا اس میں.
हाँ जी बिल्कुल वही बात। डॉक्टर साहब से आखिरी बात ये करना चाहेंगे कि अंदरून शहर के जो बासी हैं, मुल्तान शहर के जो बासी हैं, उनको इस हवाले से रेस्क्यू का इदारा और डॉक्टर साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ऐसी चीज़ों से परहेज़ किया जाए, अपने आप को महफूज कैसे रखा जाए, और ये जो आतिशबाजी का सामान है ये यकीनी तौर पर इन घरों में बनाने की चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे जो पब्लिक है जो अंदरूनी शहर ख़ास तौर पे ये जहाँ कहीं भी वो बसते हैं, उनको चाहिए अपने इर्द गिर्द देखें, वो अगर वहाँ पे कोई हैज़र्ड वहाँ पे नज़र आ रहे हैं तो फौरी तौर पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करें इस हवाले से, ताकि जो एजेंसीज़ हैं या पुलिस का इदारा है वो इस हवाले से अपनी कार्रवाई करें। दूसरा ये कि अंदरूनी शहर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स ऐसी भी हैं जो कि मतलब बहुत पुरानी हैं, तो उनको चाहिए कि उनको रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है। वहाँ पे वो इंजीनियर्स के साथ, सिविल इंजीनियर हैं या दूसरे लोग हैं, उनके साथ मशवरा करके अपनी बिल्डिंग्स को जो तो बिल्कुल ही मखदूश हैं उनको तो वेकेट कर देना चाहिए, और जिनमें मतलब कोई अमेंडमेंट के साथ कोई उसको इन्फोर्समेंट आप कर सकते हैं, उनको बेहतर कर सकते हैं, रिहायशी काबिल बना सकते हैं। तो लेकिन ये कि स्ट्रक्चरल जो इंजीनियर हैं उनको ऑन बोर्ड लें, उनके ज़रिए वो बीम स्ट्रक्चर ये ऐसी चीज़ें करके तो वहाँ पे रिहाइश इख्तियार करें। अदरवाइज़ बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं तो खुदा ना खास्ता कोई इवेंचुअलिटी हो तो उसमें फिर खतरात हो सकते हैं। जी नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की रेस्क्यू के इदारे के साथ, डॉक्टर साहब के साथ, और यकीनी तौर पे जिन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा वो आपके सामने रखी हैं। चलते हैं मज़ीद और देखते हैं कि ये जो वाक़या हुआ है ये तो हो गया, मज़ीद इन वाक़यात को रोकने के लिए हम, आप और इदारे मिलकर क्या कर सकते हैं। जिन मौजूद हैं हम मुल्तान में, और मुल्तान की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों होने वाला जो अफसोसनाक वाक़या है दिल्ली गेट के इलाके में, जिसमें कीमती जानें ज़ाया हुई, अमलाक का नुकसान हुआ, ऐसा क्यों हो सका? पुलिस ने यकीनन इस पर अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ किया है, मुकदमा दर्ज किए गए हैं। आतिशबाजी का सामान जो है वो अंदरून शहर के इलाकों में अरसा दराज से जो है वो बनाया जा रहा था, और उसी का नतीजा ये निकला कि ये कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई। पुलिस अपनी कार्रवाइयाँ माजी में भी करती रही है और अब भी कर रही है। इस हवाले से ये जो खसूसी स्पेसिफ़िक ये वाक़या है, इस हवाले से इसकी मालूमात के लिए इसमें पुलिस ने क्या किरदार अदा किया, मुस्तकबिल में क्या करने जा रहे हैं, SP सिटी डिवीज़न हसन रज़ा खाकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि ये वाक़या बुनियादी तौर पर हुआ क्यों है और इसके पस पर्दा अवामिल क्या हो सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में जो है गुज़श्ता कई दिनों से हमने आतिशबाजी और दीगर जो सोशल क्राइम है उनके ख़िलाफ़ हमने क्रैकडाउन जारी किया हुआ है, और इससे कबल भी हमने जो आतिशबाजी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो हमने भारी मिकदार में जो है ये आतिशबाजी का सामान बरामद किया था, मुल्ज़मान को चालान किया था। जो स्पेसिफिक आपने बात की है दिल्ली गेट के हवाले से, ये जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, ये दो भाई हैं जो यहाँ पे अरसा दराज से रहते हैं, जिनके बारे में ये मालूम हुआ है कि ये ठिंगी के इलाके में और फैसलाबाद के इलाके में वहाँ पे ये काम करते थे। कुछ माह से ये लोग यहाँ पे जो है अपना सामान इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया है। इस वाक़े के बाद हमने पूरे शहर में जो है सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी हैं। मैं आपको बिलखुसूस ये बताता चलूँ कि अब हमने पूरे मुल्तान का हमने सर्वे भी शुरू कर दिया है, तमाम मोहल्लों का सर्वे शुरू कर दिया है। एक एक घर को हम चेक करेंगे कि अगर कहीं पर अगर हमें कोई आतिशबाजी का कोई सामान के बारे में कोई इतला मिलती है बनाने के हवाले से या सेल करने के हवाले से, उनके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई करेंगे। गुज़श्ता अगर मैं आपको बात करूँ 2 दिन की 48 घंटे के दौरान हमने तकरीबन 25 से ज़्यादा मुकदमात का अंदराज किया है। पूरे सिटी डिवीज़न में जो है मुख्तलिफ मकामात पर हमने छापे मारे हैं, जहाँ पर कोई दुकानदार बेच रहे थे, किसी घरों में कोई सामान मौजूद था, किसी गोदाम में मौजूद था, भारी मिकदार में वो हमने वहाँ से बरामद भी किया है। और इंशाल्लाह हम अपने नेटवर्क को मजबूत भी कर रहे हैं, और हम इस क्रैकडाउन का जो दायरा कार हम इसको मजीद वसी कर रहे हैं। दायरा कार वसी किया जा रहा है। खाकी साहब एक छोटी मुख्तसर और बात फरमा दीजिएगा कि आपका जो डिवीज़न है खासा मुश्किल डिवीज़न इसलिए भी इसमें अंदरून शहर का इलाका है। मुल्तान चूँकि सदियों से आबाद शहर है और इसका जो अंदरून शहर का इलाका है वहाँ अप्रोच और दीगर जो मामलात हैं वो हमेशा से सामने आते रहे हैं। जराइम पेश अफराद के हवाले से देखा जाए, मंशियात के हवाले से देखा जाए और आतिशबाजी के हवाले से देखा जाए, आपकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं, और इन कार्रवाइयों में तेज़ी लाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसके हवाले से भी बता दीजिए ताकि मुल्तान के जो शहरी हैं इन वाक़यात से आगाह हो सकें। जी मैं आपको पहले भी ये बताया है कि हमने कार्रवाइयाँ तेज़ करने के लिए हमने बाकायदा थाना लेवल पर हमने बाकायदा टीमें बना दी हैं, जिसमें हमारी जो JTT की टीमें वो भी इसके अंदर शामिल होंगी, और हमने अपने जो हमारे हसास इदारे हैं उनसे भी हम मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो हमारे शहर के जो ताजरान हैं, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनसे भी हम मुसलसल राब्ते में हैं, हम उनसे भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और हमारा मेन मकसद ये है कि जहाँ जहाँ कभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम विद नो टाइम विदाउट एनी डिले हम भरपूर कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ।
ان کے خلاف कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। अफसोसनाक वाक़या था और यकीनन कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई। उम्मीद ये की जा रही है, पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मुस्तक़बिल में इन वाक़यात की रोकथाम के लिए जो है मौसर हिकमत अमली तय कर ली गई है और मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात ना हो सकें उसके लिए पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने अपनी तमाम तैयारियाँ मुकम्मल करनी है। नाज़रीन, ये था हमारा मुल्तान से प्रोग्राम आवाम तक। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अंजुम खान पिताफी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक के हवाले।